हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहां आज हम आप लोगों को फार्माकोग्नोसी की बुक का रिवीजन करवाने वाले हैं, जो कि टोटल 75 आवर्स की बुक है, जो कि हम आपको 2 घंटे में उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप लोगों को हम समझाएंगे। जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो है एग्ज़ाम डी फार्मा का एग्ज़ाम डेट जो एक्सटेंड हो गया है, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके ये आया हूँ, जिसमें आप लोगों को फार्माकोग्नोसी की बुक का पूरा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताएं कि आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी हो रही है, और एग्ज़ाम होने के बाद बताएं कैसा आपका पेपर हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक्स क्या है, तो आते हैं हम पहले टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें जो है फार्माकोग्नोसी में चैप्टर वाइज जो कोई बांटा गया है, तो हम पहले चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर है कि डिफिनीशन एंड हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि फार्माकोग्नोसी का हमको पहले स्टेटस बताना है, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, स्कोप बताना है और उसकी हिस्ट्री बतानी, कौन कौन से साइंटिस्ट आए हैं जो कि इनमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आया है फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो ये चीज़ पहले चैप्टर में बताना है। तो पहला चैप्टर हम आपको बताते हैं डिफिनीशन फार्माकोग्नोसी की क्या है। तो बात करते हैं हम फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन की। डिफिनीशन तो आप लोगों ने सुना होगा कि फार्माकोग्नोसी में क्या क्या होता है। फार्माकोग्नोसी मतलब कि जड़ी बूटियों या फिर क्रूड ड्रग्स, जो नेचर से हमको ड्रग्स मिलती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे या नेचुरल सोर्स में जैसे पेड़ पौधे आ गए या मैरीन समुद्र आ गए या फिर मिनरल्स आ गए, इन सभी से जो जो हमको ड्रग्स मिलती हैं वो सब फार्माकोग्नोसी में आती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे इस समय रामायण चल रही है, तो रामायण में क्या लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो उनको एक जड़ी बूटी लगाई गई थी, संजीवनी बूटी करके। तो वो सब ये सब जो आते हैं ये फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत आते हैं। इतना पुराना है फार्माकोग्नोसी का, अगर हम बात करें हिस्ट्री, तो बहुत पुराने समय से यूज होते आ रहे हैं इसकी ड्रग्स। तो अभी और डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। डिफिनीशन अगर बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे तो फार्माकोग्नोसी की हम स्टडी या फिर हम फार्माकोग्नोसी का अध्ययन उसमें करते हैं, जहाँ से हमको फार्माकोग्नोसी की ड्रग्स हम वहाँ से प्राप्त करते हैं जहाँ से हमको, जैसे नेचुरल सोर्स हो गए, मैरीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सभी से हमको जो ड्रग्स मिलती हैं क्रूड फार्म में, उन्हें हम फार्माकोग्नोसी में अध्ययन करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, तो हमने जाना कि जो फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स होती हैं वो हमको क्रूड फार्म में मिलती है नेचर से। जैसे हम नेचर की बात कर लेते हैं, तो पहला है प्लांट सोर्स की बात करते हैं। प्लांट एक नेचर में होता है, तो उससे जैसे हम एक प्लांट ले लेते हैं आपका, जैसे एक क्या हम कहीं जैसे तुलसी ले लेते हैं। तुलसी एक बहुत ही अच्छा लाभदायक पौधा है, जिसकी हमको पत्तियां जो कि सुबह जिस चाय में डालते हैं तो ये एंटी टिश्यू के रूप में रहता है या एंटीपायरेटिक की तरह यूज किया जाता है। और इसी तरह हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं। एनिमल सोर्स में हम दूध ले लें या फिर हनी बी ले लें, शहद ले लें, जो कि बहुत ही एंटीबायोटिक या एंटी टिश्यू होता है, जो कि खांसी में दिया जाता था। पुराने समय से ही सब यूज में लिए जा रहे थे। तो वही है। अब मिनरल सोर्स की अगर बात कर लेते हैं, मिनरल सोर्स में आपका चाल्क ले लेते हैं, बेंटोनाइट ले लेते हैं। और मैरीन सोर्स मतलब कि समुद्र सोर्स से क्या क्या हमको मिलते हैं फार्माकोग्नोसी में, जैसे नमक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, जो कि हमको समुद्र से मिलते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्या क्या मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, एंटीसेप्टिक्स मिलते हैं। तो ये उसके क्रूड ड्रग्स के एग्जाम्पल हो गए आप लोगों को। तो अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की, फार्माकोग्नोसी के हिस्ट्री की बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ है और कौन कौन से इसमें साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है जो कि इसका डेवलपमेंट किए हैं फार्माकोग्नोसी का। तो बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हम पहले तो फादर जान लेते हैं फार्माकोग्नोसी कौन है। फादर जो है फार्माकोग्नोसी के रामनाथ चोपड़ा हैं, जो कि इंडियन फादर हैं फार्माकोग्नोसी के। ठीक है, तो इसके बात करते हैं, तो हिस्ट्री की बात करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी जो है बहुत पुराने समय से जो कि चला आया है। पहले तो भारत, चीन या और भी देश थे जहां पर ये फार्माकोग्नोसी में जैसे जड़ी बूटियों का यूज होता था। तो इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो है सस्ती भी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसका और ही ज़्यादा यूज होने लगा। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, तो उनको हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला तो हमने बताया रामनाथ चोपड़ा, जो कि इंडियन जो है फार्माकोग्नोसी के फादर हैं, रामनाथ चोपड़ा। अब बात कर लेते हैं एक जो कि फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने ओपियम ड्रग की यूज किया था, जो कि पेन किलर की तरह। वो थे गैलन, जो कि ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। जो कि ये फर्स्ट फार्मासिस्ट थे जिन्होंने ओपियम ड्रग है उसको पेन किलर की तरह यूज किया था।
और हमने बहुत सी पढ़ी होंगी जैसे चरक संहिता या सुश्रुत संहिता, जो कि इनमें बहुत सी ड्रग्स हैं, इनके सोर्स भी लिखे हुए हैं, इनका यूज़ भी लिखा हुआ है। और जैसे आपकी मटेरिया मेडिका बाद में आई है, तो ये सब जो होते हैं ये ड्रग्स का एक सोर्स हैं, या ड्रग्स जानने का हमको सोर्स देती हैं कि कहाँ से हमको ड्रग मिलता है। तो ये सब हिस्ट्री में हम यही चीज़ जानेंगे, कौन से साइंटिस्ट आए हैं, क्या क्या योगदान दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम स्कोप की। तो फार्माकोग्नोसी के स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो स्कोप में यही है कि फार्माकोग्नोसी अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, उसके बाद आप एम फार्मा फार्माकोग्नोसी कर लेते हैं तो आप लेक्चरार जा सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं। दूसरा तो यही है, फार्माकोग्नोसी से आपको जो है सस्ती दवाएँ मिलती हैं, तो डिमांड ज़्यादा होती है तो भाई प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा एक और ये भी उपयोग है कि फार्माकोग्नोसी से हमको एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, और फार्माकोग्नोसी जो पढ़ने से हमको ये भी मिलता है कि हम ड्रग्स जो होते हैं आसानी से हमें मिल भी जाती है। और स्कोप, फार्माकोग्नोसी स्कोप की अगर बात करें तो फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज आती है, ये कि जो कि बहुत ही जो नई नई टेक्निक्स आई हुई हैं बायोटेक्निक्स, वो सब इनमें फार्माकोग्नोसी में ही यूज की जाती हैं। और बॉटनी में भी जो कि प्लांट पढ़ाए जाते हैं, प्लांट्स, तो उनके बारे में भी हम फार्माकोग्नोसी के जरिए ही जानते हैं, ठीक है। तो स्कोप की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका हमको फ़ायदा है फार्माकोग्नोसी पढ़ने से, तो यही चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अब और आप लोगों को आपको लेंदी में जानना है तो हमारी बुक ये ठाकुर पब्लिकेशन की है फार्माकोग्नोसी की, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाना ताकि आप लोगों को समझ आ सके है क्या ये चीज़। हमने चैप्टर 1 में डिफिनीशन जानी है, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप जो है फार्माकोग्नोसी का जान लिया है। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की अगर बात करते हैं तो हम ड्रग को कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। कुछ इसमें मेथड हैं, पहला है अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा टैक्सोनॉमिकल, तीसरा है मार्फोलॉजिकल, चौथा है फार्माकोलॉजिकल, पांचवा है केमिकल और छठा है कीमोटैक्सोनॉमिकल। ये जो 6 मेथड हैं जो कि क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन के ड्रग के क्लासिफिकेशन में जो होते हैं फ़ायदेमंद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। ये 6 जो क्लासिफिकेशन हैं, ये जो ड्रग का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसमें जो होते हैं ये मेथड हैं जो कि मदद करते हैं। तो हम बात करते हैं, इसको हम समझाने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाएंगे। दूसरा चैप्टर है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, तो उसमें जो कुछ मेथड हैं, पहला था अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा है मार्फोलॉजिकल, तीसरा है टैक्सोनॉमिकल जिसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, और चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है फार्माकोलॉजिकल और छठा है कीमोटैक्सोनॉमिकल। 6 मेथड हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में मदद करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्योंकि जैसे हम किसी फार्मेसी पर जाते हैं तो ड्रग्स कोई भी अगर लिखी रहती है, देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो फार्मासिस्ट क्या होता है तुरंत ड्रग निकाल के दे देता है आपको। तो ये जो चीज़ क्यों निकाल के इतनी आसानी से दे देता है, अगर उसने, क्योंकि उसने अरेंज किया है, क्योंकि कुछ ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया है। जैसे यही चीज़ इसमें, जैसे क्लासिफिकेशन अगर हम क्रूड ड्रग का कर रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से कर रहे हैं, मार्फोलॉजिकल या टैक्सोनॉमिकल के हिसाब से कर रहे हैं, तो उस तरह करने से हमको ये पता है कि इस रैक में, जैसे अल्फ़ाबेटिकल की बात करते हैं तो ए है, तो ए का पैटर्न इस रैक में ये सभी ए से ड्रग्स भी मिल जाएंगी। तो वही चीज़ है कि क्लासिफिकेशन करने से हमको ये मदद या आसानी रहती है, या फिर हमको ये ड्रग्स देखनी है, ए वाली ड्रग देखनी है तो हमको ए वाली बुक, ए वाली रैक में या ए वाली बुक में हम देख सकते हैं कहाँ पर ये, या ए वाली लिस्ट में हम देख सकते हैं ये ड्रग कहाँ पर है। तो यही चीज़ है कि क्लासिफिकेशन करने से हमको ये चीज़ फ़ायदा मिलता है। तो पहला है आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल होता क्या है। अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि A to Z बात कर लें, या फिर जैसे कि ABCD। अगर ऐसे बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि जैसे कोई ड्रग्स है तो A नाम से शुरू हुआ, जैसे एकासिया है तो वो ए वाली रैक में रखी मिलेगी आपको, और बी है जैसे बेंजोइन है तो बी वाली रैक में आपको बी वाली ड्रग्स सभी मिलेंगी, जैसे बेंजोइन हो गए और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। सी में जैसे चाल्क हो गया। तो इसी तरह जो हैं जो जिस अल्फ़ाबेटिकल से शुरू हैं वो उसी रैक में आपको मिलेगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेंगी। तो ये जो ड्रग होती हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में, ये इसी ऑर्डर में या इसी वर्ड के अनुसार जो है अरेंज की हुई होती हैं। तो आपका पहला हो गया अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हो गया मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मार्फोलॉजिकल मतलब कि मार्फोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे, मार्फोलॉजी से किसी वस्तु को देखना।
तो वो चीज़ क्या हो गया, मार्फोलॉजी या छूना, टच करना या स्मेल लेना, ये सब मार्फोलॉजिकल में आ गया। तो मार्फोलॉजिकल में क्या होता है, मार्फोलॉजी में जो होता है, इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो अरेंज होती हैं क्रूड ड्रग्स के जो प्लांट पार्ट होते हैं उनके अनुसार जो होती हैं, मार्फोलॉजिकल में ड्रग जो होती हैं अरेंज होती हैं। तो आगे एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल प्लांट पार्ट के अनुसार जो कि इसमें बटी हुई होती हैं। तो पहला एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे रूट है, स्टेम हो गया, रूट, स्टेम और लीफ हो गई। ऐसे ही जो प्लांट पार्ट हैं उनके अनुसार इनको बांटा गया है। अगर हम मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मार्फोलॉजिकल मतलब दो शब्दों से मिलकर मार्फोलॉजी मतलब कि देखने वाला या फिर कोई, इसमें मेनली जो होता है, इसमें अरेंज जो होती हैं ड्रग वो अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट, जैसे किसी प्लांट लेते हैं तो उसके पार्ट के अनुसार जो होता है बटा हुआ या अरेंज हुआ होता है। जैसे एग्जांपल में रूट ले लेते हैं, स्टेम ले लेते हैं, फ्लावर ले लेते हैं, बड्स ले लेते हैं या फ्रूट्स ले लेते हैं। इसके अनुसार इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें जो दो तरह की दवाएं होती हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका ऑर्गेनाइज्ड। ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार पूछने को मिलेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बार बार पूछेगा, 2 नंबर में तो जरूर ही पूछ सकता है। तो इसको सुनिएगा गौर से कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं। जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती हैं जो हमें डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से हमको मिलती हैं। जैसे कि अब बात कर लेते हैं हम रूट्स की, रूट से ही डायरेक्ट वो दवा बन जाती है। और ऐसे बात कर लेते हैं फ्रूट्स की, कोई भी जैसे लौंग हो गई तो उसके जो होता है डायरेक्ट लौंग को हम लेते हैं, उसका वैसे तो हमको लीव्स भी फायदा करता है, और लौंग जो कि फ्रूट्स है वो डायरेक्ट हमको उससे मिल गया है ना। तो ये ऑर्गेनाइज्ड में ड्रग आ गई। फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, ये सब जो होते हैं, रूट्स हो गए, ये सब आ गया ऑर्गेनाइज्ड। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, इसमें हम कुछ प्रोसेस करने के बाद उस ड्रग को प्राप्त करते हैं। तो हमने बात की ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। ऑर्गेनाइज्ड में ड्रग में जो होती हैं हमको डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से मिलती हैं, जैसे रूट्स हो गए, राइजोम्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सभी चीज़ों, जैसे कि लौंग हो गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे राइजोम्स में आपका वेलेरियन हो गया, और आपका जिंजर होगा, जो कि राइजोम्स नहीं, जो कि हम प्राप्त करते हैं जिंजर से। वो जो राइजोम्स होते हैं, अपने जिंजर जो लिए वो राइजोम्स होते हैं, तो यही समझ लिए वो भी एक सोर्स हो गया। अगर फ्लावर की बात कर लेते हैं तो फ्लावर में आपका लौंग हो गया, गुलाब हो गया, ये सब जो होती है क्रूड ड्रग्स में जो ऑर्गेनाइज्ड में आ गई। और सीड की बात कर लेते हैं, आलमंड, बादाम ले लेते हैं, मस्टर्ड ले लेते हैं, ये सभी चीज़ें आ गई। और अनऑर्गेनाइज्ड की अगर बात हम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में एक प्रोसेस होती है, उसके बाद हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि एलोवेरा हो गए, तो एलोवेरा का जूस जो होता है हमने उसको पहले तो एक्सट्रैक्ट उसमें से किया है, उसको हमने क्रश किया है, उसके बाद से उसमें से जूस निकाला। या ओपियम का लैटेक्स हो गया। तो इन सभी चीज़ों में कुछ प्रोसेस करने के बाद, जैसे कि एक्सट्रैक्ट प्राप्त करना या फिर अर्क निकालना किसी चीज़ का, समझ रहे हैं ना, कि दवाओं का ऐसे नहीं, उसको पीस के उसमें से जूस निकाला जाता है, वो पिलाया जाता है। तो वो चीज़ इसमें अनऑर्गेनाइज्ड में आ गई। ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है। अब आता है तीसरा है आपका टैक्सोनॉमिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है, 12th में पढ़ा होगा कि इसका बायोलॉजिकल, प्रोटोजोआ का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताइए या पैरामीशियम का बताइए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी हिसाब से इसमें जो है अरेंजमेंट इसका होता है टैक्सोनॉमिकल बायोलॉजिकल में। अगर हम केमिकल की बात कर लेते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि उसके अनुसार बांटे हुए होते हैं। जैसे कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसमें हमको पता है कि ये वाला केमिकल जैसे एल्कलॉइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है, लिपिड होता है, तो हमको पता होता है कि इस ड्रग्स में ये आपके ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल है, उनके अनुसार इसको बांटा जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो एक एग्जाम्पल हम लेके आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ग्लाइकोसाइड में क्या आता है, डिजिटैलिस में आपको ग्लाइकोसाइड मिलता है। तो ग्लाइकोसाइड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जितने प्लांट आएंगे वो सब ग्लाइकोसाइड उससे प्राप्त होगा, वही सब प्लांट्स में ग्लाइकोसाइड में रखे जाएंगे। लिपिड की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें आते हैं कैस्टर ऑयल या क्लो ऑयल, जो कि ऑयल्स वगैरह आते हैं, वो सब लिपिड में आते हैं। तो ये एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि उसके अनुसार बांटा गया है।
अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता है ऐसा है दरअसल कि जब इसमें जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि होती हैं प्लांट में, उनके अनुसार, या फिर थेराप्यूटिक यूज उन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है उसके अनुसार इसमें जो होता है क्लासीफाई किया जाता है फार्माकोलॉजिकल में। तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको लेते हैं कार्मिनेटिव ले लेते हैं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर वर्क करता है, रिमूव करता है गैसेस को जो कि हमारे स्टमक में बनती हैं उनको रिमूव करता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट की अगर बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में जो होता है इसमें लिक्वाराइस आता है, इपिकाकुआना होता है। एंटीटिसुसु ले लेते हैं, एंटीटिसुसु में क्या कौन कौन सा होता है, ओपियम होता है, ओपियम पॉपी होता है, और कुछ फ्रूट्स आते हैं। कार्डियोडायनिक दो एग्जाम्पल होता है। तो फार्माकोलॉजिकल में हमने जाना कि जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या उनके थेराप्यूटिक यूज हैं, उनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के उनके अनुसार बांटा गया है। जैसे कि हमने बताया ना, बिटर्स हो गए, कार्मिनेटिव हो गए जो कि उसमें यूज किए जाते हैं, और भी एग्जांपल हमने बताए हैं। ठीक, तो उसके बाद लास्ट आता है आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कीमो प्लस टैक्सोनॉमिकल, यानी कि केमिकल और टैक्सोनॉमिकल, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर जो होता है बनता है कीमोटैक्सोनॉमिकल। मतलब कि केमिकल हो गया और बायोलॉजिकल दोनों क्लासिफिकेशन जब हुए हैं उसके अनुसार इसको बांटा गया है। तो इसके कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ बताया गया है कि जो होता है तेल अगर हैं तो जैसे फैमिली उनकी हो गई एपिसियासी या लीमिसियासी फैमिली हो गई, उनके अनुसार इनको बांटा गया है। तो इसमें यही बताया गया है यार। तो कीमोटैक्सोनॉमिकल में क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कीमो प्लस टैक्सोनॉमिकल। कीमो मतलब केमिकल और टैक्सो मतलब बायोलॉजिकल। इसमें जो होता है केमिकल जो होते हैं प्लांट्स के या प्लांट पार्ट्स के, और साथ में जो उसका क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनके अनुसार जो होता है उसको बांटा गया होता है। तो हम अब ये चैप्टर 2 जान लिए हैं बहुत ही शॉर्ट में, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं हम चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें जो होता है चैप्टर 3 में हम क्वालिटी कंट्रोल, क्रूड ड्रग का हमको क्वालिटी जाननी है कि वो प्योर है कि नहीं है। और तो इसमें पूछा गया है डिफरेंट मेथड बताने, एडल्ट्रेशन जो कि हम कर रहे हैं उसके हमको मेथड बताने हैं, और इवैल्यूएशन के जो मेथड हैं, इवैल्यूएशन के जो पॉइंट हैं वो हमको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स की। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स में हम मतलब कि एक ऐसा पैरामीटर लेते हैं जिसमें हम क्रूड ड्रग्स की शुद्धता या प्योरिटी को हम जानते हैं कि उसमें कोई अशुद्ध चीज़ या फिर कह लें कि वो इम्प्योर तो नहीं है। तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल में हम यही जानते हैं मेनली। तो यहाँ पर हमको पहले मेथड बताने हैं एडल्ट्रेशन के। तो तीसरा चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो हमने इसमें बताया कि इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम जिससे हम किसी क्रूड ड्रग्स की हम प्योरिटी जानते हैं कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। तो ये चीज़ हम इसमें जानते हैं। तो उसी में आता है पहला है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। एडल्ट्रेशन क्या होता है, ये वर्ड जो है आपको हो सकता है पूछ ले 2 नंबर में, तो आप लोग जान सकते हो। वैसे तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको सब पूछता है, 3 नंबर में पूछ सकता है और पूछ ही सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ड्रग्स का एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग के मेथड बताइए कैसे कैसे एडल्ट्रेशन करेंगे किसी क्रूड ड्रग्स में। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है तो हम जान लेते हैं एडल्ट्रेशन होता क्या है। एडल्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो एडल्ट्रेशन मतलब ये होता है कि किसी ड्रग में कुछ मिलावट करके उसकी शुद्धता को कम कर देना या फिर उसकी प्योरिटी को कम कर देना कह सकते हैं। तो ये चीज़ एडल्ट्रेशन कहलाएगी, जिससे एडल्ट्रेशन करने से जो होती है प्रोडक्ट की या क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी जो होती है कम पड़ जाती है, लेकिन क्वांटिटी उसी में बढ़ जाती है। लेकिन क्वांटिटी बढ़ने से क्या है, जब क्वालिटी नहीं रह जाएगी प्रोडक्ट की तो या और वो फिर डिकम्पोज हो सकता है या फिर कोई अलग रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो यही होता है एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन के कुछ मेथड हैं वो हमको बताने हैं, वही पूछा है इन्होंने एडल्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड हैं। तो एडल्ट्रेशन के 2 मेथड हैं मेनली। तो एक अनइंटेंशनल मतलब कि एक होता है जानबूझकर, एक होता है अनजाने में कुछ एडल्ट्रेशन करना। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं अनइंटेंशनल मेथड कौन कौन से हैं। तो इन्होंने पूछा है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग किस मेथड बताइए। तो मेथड जो है मैंने पहले तो बताया एडल्ट्रेशन होता क्या है, उसके बाद मेथड की बात करते हैं। तो 2 मेथड होते हैं, एक अनइंटेंशनल एक इंटेंशनल, मतलब कि एक जानबूझकर एक अनजाने में गलती, एक अनजाने में गलती करना या मिलावट करना। तो पहला हम जानते हैं अनइंटेंशनल में कौन कौन से आते हैं। अनइंटेंशनल में एक होता है नेम कन्फ्यूजन। तो हमने जाना अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है, तो उसके कुछ पहले मेथड हैं। जैसे कि पहला है नेम कन्फ्यूजन। नेम कन्फ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी ड्रग्स होती है
तो उसमें क्या है होता है कि लगभग कुछ नेम होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसमें हमको कन्फ्यूजन हो जाती है, उसके कारण एडल्ट्रेशन हो जाती है। जैसे कि हम वर्बल, जैसे कि हम टेलीफोनिक कर लेते हैं, किसी ड्रग का ऑर्डर लेते हैं टेलीफोनिक, तो उसमें नाम में कुछ होता है कि लगभग सिमिलरिटी होती है, तो उसकी वजह से जो होता है एडल्ट्रेशन हो जाती है। तो ये अनइंटेंशनल, मतलब जानबूझ के नहीं है कि हमने जानबूझ के ये मिलावट की है या जानबूझ के हमने इसको एडल्ट्रेशन किया है, तो नहीं, ये एक अनजाने में हुआ है। तो ये एक होगा। दूसरा होगा लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, मतलब कि प्रमाणिक सोर्स जो होते हैं उनकी कमी के कारण एडल्ट्रेशन होना। तो ये दूसरा होगा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट ऑथेंटिक सोर्स, मतलब कि जो कि जैसे कोई ड्रग है उसका हमको पता नहीं है कि किस सोर्स से प्राप्त हुई है, ये चीज़ इसमें आएगी। उसमें नॉलेज हमको कम है उसके बारे में, उस प्लांट्स के बारे में, उसके प्लांट सोर्स के बारे में, तो ये चीज़ इसमें आ गई। तीसरा है सिमिलरिटी इन मार्फोलॉजी। कुछ ड्रग्स होती हैं बिल्कुल लगभग सेम, देखने में बिल्कुल ज़्यादा ही सेम होती हैं, तो उसमें जब सेम होती हैं तो क्या होता है कि हमको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि या फिर उसमें नेम वेम जो मिट जाता है, कोई भी ड्रग्स होती है उसमें नेम मिट जाता है, तो क्या होता है कि हमको कन्फ्यूज रहते हैं कि ये ड्रग्स वही है जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर देखने में लगभग सेम होती हैं तो क्या होता है, उसके कारण भी एक अडल्ट्रेशन हो जाती है। ये सिमिलरिटी इन मार्फोलॉजी हो गया। फिर लैक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट, मतलब कि जो प्रमाणिक प्लांट हैं तो उनका जो होता है उनका कमी होना पृथ्वी पर, कि क्या होता है कि लोग जो होता है वनों को काट रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। पहली बात तो पर्यावरण को नुकसान है, दूसरा पर्यावरण का नुकसान है, दूसरा यही कि हमारे जो कि हम इंडिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल सोर्स होते हैं क्रूड ड्रग्स के, तो वो जब हम वनों को काट रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे या प्लांट्स हैं जो कि जिनका थेरापेटिक या फार्माकोलॉजिकल यूज़ है वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। एक होता है केयरलेस कलेक्शन, मतलब कि किसी भी ड्रग का हमने कलेक्शन किया है कि उसका कोई एक अथेंटिक या फिर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है तो उसके थ्रू हमको कलेक्शन करना होता है, तो वैसे नहीं किए हैं, बस ऐसे ही नॉर्मली अपने नॉर्मली वैसे ही कर दिए हैं, तो जिसके कारण कुछ इम्प्योरिटी आ चुकी होती हैं जो कि एडल्ट्रेशन काज करेंगी आगे चल के। तो यही चीज़ होती है एक अनइंटेंशनल। अब बात करते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन की। तो हम लोगों ने अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन के जो है मेथड जान लिए हैं। अब बात करते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम जानबूझकर जो है ये एडल्ट्रेशन करते हैं या फिर जानबूझकर ये चीज़ करते हैं कि जिससे एडल्ट्रेशन हो जाए। एक होता है अनजाने में एडल्ट्रेशन होना, एक होता है जानबूझकर। तो हम वही अब जानते हैं जानबूझकर एडल्ट्रेशन, मतलब कि हम अपनी जैसे हम क्या होता है, जैसे हम जनरली एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे देखते हैं कि किराना की स्टोर दुकान पे क्या करते हैं, आटे में मैदा मिला देते हैं। तो ये क्या होता है, देखने में सिमिलर है लेकिन क्या होता है कि उसका रेट कम है लेकिन आटे का रेट ज़्यादा चल रहा है, तो क्या करेंगे उसमें मिला देंगे, क्वान्टिटी बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होता है कि देखने में सेम है लेकिन क्या है कि ये कि एडल्ट्रेशन ही तो काज हुई है कि आटा है प्योर वो आटा नहीं रहा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलाया गया है। तो ये अपने फायदे के लिए जो आप लोग ये यूज करते हैं। इंटेंशनल में क्या होता है, जो ये चीज़ कर रहा परफॉर्म कर रहा था वो उसका उसमें फ़ायदा होता है, इसीलिए ये इंटेंशनल एडल्ट्रेशन करता है। तो इसी तरह केमिकल्स में भी यही होता है या क्रूड ड्रग्स में भी यही होता है। अगर हम कोरिएंडर पाउडर की बात कर लेते हैं, कोरिएंडर पाउडर में भी सेम सिमिलरिटी देखने में जो होता है पाउडर, उसको मिलाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, वो बाद में मार्केट में बेचते हैं, जिससे क्या ये एक बैड इफेक्ट होता है। जो कस्टमर लेता है वो कहता है कि ये पाउडर, ये धनिया जो कोरिएंडर पाउडर है उसका ये अच्छा यूज नहीं रहा, या फिर जो भी है वो एक एडल्ट्रेशन काज करती है। पहला एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रोडक्शन, जैसे किसी ड्रग का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है कि अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या फिर वो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ और सिमिलरिटी दिखने में या फिर सिमिलर यूज में, सिमिलर थेराप्यूटिक यूज होता है या फार्माकोलॉजिकल यूज होता है, वो चीज़ मिला देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें मैन्युफैक्चरिंग के समय जो रॉ मटेरियल में जो चीज़ एडल्ट्रेशन कर देते हैं तो वो चीज़ इसमें आ गई। फिर है सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, मतलब कि कह रहा है कि जब हम सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं तो लगभग वो सेम यूज, उसका फार्माकोलॉजिकल यूज, फार्माथेराप्यूटिकल यूज जो कि सेम है, उसको मिलाने से भी एक एडल्ट्रेशन होती है कि सेम उसका यूज हो रहा है, थेराप्यूटिक यूज सेम है, वो चीज़ मिलाने से जो है आपको एडल्ट्रेशन काज करती है।
तो इसी तरह और भी है सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग सिमिलरली ड्रग जो देखने में सेम हो, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल मतलब कि किसी कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी मिला देते हैं। तो इस तरह हमने जाना, पहले तो हम जान लें, जनरली हमने आपको बता दें इंटेंशनल क्या होता है, जानबूझ के किसी प्रोडक्ट को एडल्ट्रेशन करना, तो वो चीज़ आ गया आपका इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो हमने ये चीज़ जान ली। अब जान लेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, इवोल्यूशन कैसे करेंगे क्रूड ड्रग्स का। तो हमने जाना है डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के जो मेथड हैं एडल्ट्रेशन के वो हमने जान लिया। अब इसी में पूछा गया इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग का इवोल्यूशन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे कि वो कैसे कितना प्योर है, कितना परसेंट प्योरिटी है उसमें, तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे। इसके भी कुछ मेथड हैं जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। एडल्ट्रेशन हमने जान लिया, एडल्ट्रेशन के मेथड हमने जान लिया है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसके भी कुछ मेथड हैं, कुछ उसके पॉइंट हैं, कैसे हम इवोल्यूएट करेंगे ड्रग का, कैसे क्या ड्रग है कि उसका हम कैसे जानेंगे कि वो ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वही ड्रग है जिसको हमको यूज़ करना है। तो इसमें पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक में जो होता है, हम इसमें जो होता है किसके ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि कलर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं और ऑर्डर देखते हैं, ये सभी चीज़ें एक ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में जो कि हम देखते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि सूक्ष्म वाला। तो इसमें जो होता है माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन मतलब कि एक माइक्रो मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो माइक्रोस्कोप के जरिए से ये वाला इवोल्यूशन किया जाता है। तो इसमें हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं हम किसी भी प्लांट की, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं किसी भी क्रूड ड्रग की या किसी प्लांट की। फिर फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में हम फिजिकल कैरेक्टर क्रूड ड्रग्स के देते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और उसका शेप आया जाएगा इसी में। फिजिकल में क्या होता है, हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं, ये सभी जो होते हैं फिजिकल पॉइंट में आ गया। केमिकल में क्या होता है, केमिकल इवोल्यूशन कैसे करते हैं। केमिकल इवोल्यूशन में इसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं जो कि परफॉर्म करने पड़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये एल्कोलाइड है, ये ग्लाइकोसाइड है। तो इसमें जो होता है केमिकल टेस्ट दिए गए हुए हैं, कुछ केमिकल टेस्ट दिए गए हैं। तो जैसे पहला एक हम ले लेते हैं, जैसे कि जैसे इसमें केमिकल टेस्ट दिए गए हैं, तो पहला लेते हैं एसिड वैल्यू, एस्ट वैल्यू, ये सभी चीज़ें हम केमिकल इवोल्यूशन में देखते हैं कि केमिकल कौन से, जैसे क्रूड ड्रग ले रहे हैं तो उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनका जो होता है उनका हम केमिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें उससे हमको इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ इस क्रूड ड्रग्स में ये केमिकल है, तो ये चीज़ हमको इससे पता चलती है। तो हमने एडल्ट्रेशन और इवैल्यूएशन देख लिए हैं, तो आप लोगों ने समझ में आ ही गया होगा। तो आते हैं अगला चैप्टर पे। अगला चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑक्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन एंड रेजिन्स। इन सब की हमको ऑक्योरेंस बताना है, एल्कलॉइड का ऑक्योरेंस बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, आइसोलेशन बताना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है, थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन बताना है। इन सभी चीज़ों की, जैसे एल्कलॉइड हो गया, टर्पेनॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, वोलेटाइल हो गया, टैनिन हो गया, इन सभी चीज़ों का हमको ये चीज़ें बतानी है। तो हम बहुत ही जनरली जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। बाकी आपको ब्रीफली अगर पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हैं, हमारी बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे क्या होता है। तो 4th चैप्टर में हमको जैसे एल्कलॉइड है, टर्पेनॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, वोलेटाइल ऑयल है, टैनिन्स है, रेजिन्स, इनका सबका ऑक्योरेंस बताना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक यूज बताना है, और इसकी और क्या बताना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं। तो 4th चैप्टर में हमको एल्कलॉइड, इन सभी जिसे हैं एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल्स एंड टैनिन्स एंड रेजिन्स, इनका ऑक्योरेंस बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, फार्माकोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल यूज, ये सब आप हमको बताना है इसमें। तो पहले बात करते हैं एल्कलॉइड की। बहुत ही जनरली हम बताएंगे, उसका फिर एग्जाम्पल एक एक करके बता देंगे बस। बाकी आप लोग अगर विस्तृत में जानना है तो हमारी बुक से देख सकते हैं, या फिर हम लेक्चर आगे चल के डालेंगे एक एक चैप्टर का, तो देख सकते हैं। ठीक, तो एल्कलॉइड की बात करते हैं। एल्कलॉइड जो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। इनका जो होता है बेसिक, इसका जो होता है ये जो बेसिक होते हैं
इनका जो नेचर होता है ये बेसिक होते हैं। और इसके अगर अल्कलॉइड के अगर एग्जांपल की बात करते हैं, मॉर्फिन आता है, ओपियम आता है, ये सभी इनके एग्जांपल हैं। अगर इसके हम यूज़ की बात करते हैं, जैसे ओपियम की हमने बात की, तो ओपियम जो होता है पेन किलर की तरह, दर्द निवारक की तरह काम करता है। मॉर्फिन भी उसी तरह काम करता है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे लिए गए फार्माकोलॉजिकल एक्शन के यूज जो कि हैं, जैसे कि मॉर्फिन का हमने बताया नारकोटिक या एनाल्जेसिक होता है। और कोडीन की बात करते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट या एनाल्जेसिक होता है। और जो होता है एट्रोपिन की बात करते हैं तो मीडियाट्रिक होता है, जो कि आँख की ड्रग बनाने में यूज़ की जाती हैं। और तो और जैसे कि हम बात करते हैं वैक्सीन की बात करते हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट और ब्रोंकोडायलेटर होती हैं। और हेरोइन की बात करते हैं, नारकोटिक और एनाल्जेसिक होती हैं। इसी तरह ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ठीक है, और ओक्योरेंस और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ हम और भी तरह और जान सकते हैं, और हमारी बुक है वहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्पेनॉइड्स की अगर बात करते हैं, टर्पेनॉइड जो होते हैं पौधे में सुगंध या फिर कहते हैं टर्पेनॉइड जो होते हैं एक तरह के वोलेटाइल और एरोमेटिक सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। टर्पेनॉइड की अगर बात करते हैं, टर्पेनॉइड पौधों में वाष्पशील तथा सुगंधित पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ इसका सामान्य सूत्र है C5H8 होल में N होता है, इसका सामान्य सूत्र ये हो गया। तो हमने एल्कलॉइड और टर्पेनॉइड जाना कि टर्पेनॉइड क्या होते हैं और उसके एग्जांपल जाना है। अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड की। ग्लाइकोसाइड्स मतलब कि ये जो होते हैं ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जैसे जो कि ग्लूकोज की बहुत ही एनर्जी में यूज हुआ होता है। तो उसका ही हमको ओक्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और आइसोलेशन और थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल यूज जानना है। तो ये चीज़ें इसमें हम कार्डियक मसल्स में यूज़ करते हैं। कार्डियक मसल एक्ट टू कंसंट्रेट एंड डायलेट में ये मदद करती हैं। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल की अगर बात कर लेते हैं, वोलेटाइल ऑयल मतलब कि जैसे कि लिपिड्स वगैरह आ गए हैं, या फिर क्लो ऑयल, कोरिएंडर ऑयल की बात कर लेते हैं, कैस्टर ऑयल की बात कर लेते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका हमको ओक्योरेंस कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, ये चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। और टैनिन्स भी इसी तरह है और रेजिन्स भी, इनका भी यही चीज़ बताना है और इनके कुछ एग्जाम्पल जान लें। फिर अगली यूनिट है यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में हमको ये जैसे दिए गए हैं लग्जेटिव, कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव्स, रेगुलेटर, एस्ट्रिंजेंट, ड्रग एक्टिंग नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टिसस्सू, एंटी रोमेटिक, एंटी ट्यूमर, इन सभी का हमको बायोलॉजिकल सोर्स जानना है और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानने हैं और थेराप्यूटिक यूज जानना है, एफिकेसी जानना है, और ये चीज़ हमको जानने हैं। जैसे कि लग्जेटिव की पहले बात करते हैं। लग्जेटिव के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एलो, कैस्टर ऑयल एंड इप्सबगुला एंड सेना। ठीक है, इनका हमको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है, थेराप्यूटिक यूज जानना है, और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर लग्जेटिव की बात करते हैं तो लग्जेटिव जो होते हैं वो जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, रिलीव करते हैं, जो कि जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एलोए, कैस्टर ऑयल, ये चीज़ें हैं इसमें। कार्डियोटॉनिक की अगर बात करते हैं, कार्डियोटॉनिक जो होती है कार्डियक मसल्स में उसको कॉन्ट्रैक्ट या डायलेट करती हैं, तो उसमें यूज होती हैं। उसके एग्जांपल हैं डिजिटलिस, अर्जुना, इनका भी आपको लोगों को बायोलॉजिकल, केमिकल ये चीज़ें जाननी होंगी। तो ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। कार्मिनेटिव जो होते हैं, कार्मिनेटिव कौन से होते हैं, जो कि हमारे पेट में जैसे GIT पेन होता है और स्टमक पेन होता है, उसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि हमारे पेट में गैस बन जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कोरिएंडर है, फेनल है, कार्डामोन है, जिंजर है, ये सब जो होते हैं कार्मिनेटिव या GI रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका भी आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सोर्स जानना होगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना होगा, थेराप्यूटिक एफिकेसी जानना होगा। अगर बात करते हैं एस्ट्रिंजेंट की, एस्ट्रिंजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि स्किन टिश्यू या फिर टिश्यू को जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करते हैं। ठीक है, स्किन टिश्यू या टिश्यू जो कि बॉडी के टिश्यू होते हैं या फिर फ्लूइड होते हैं, उनको ये ड्राई करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे माइरोब्लान है, ब्लैक कैटिच्यू है, उनको क्या क्या जानना है, बायोलॉजिकल सोर्स जानना है कि इसको ये कहाँ से मिलता है, कौन सी इसकी फैमिली है, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, जो क्या उसका यूज है, थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल क्या यूज है, ये चीज़ हमको इसका जानना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बाद है ड्रग यूज्ड एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं क्या, तो उनके बारे में जानना होगा। जैसे पहला दिया हुआ है, जैसे बेलाडोना है, ये एक एल्कलॉइड है, ये क्या एक्शन होता है, ये एक विभ्रमक औषधि है, बेलाडोना।
तो ये चीज़ जो होता है क्या एक्शन करता है हमारे ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे, उसको हमको बताना है। और उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और क्या क्या उनका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या फैमिली है, यह चीज़ हमको इसका बताना होगा। ठीक है, जैसे ओपियम भी दिया हुआ है इसी में, टी लीव्स, चाय पीते हैं उसके बाद क्या होता है हमारे दिमाग ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये चीज़ें हमें इसमें जानना होगा। तो उसके बाद होता है एंटी हाइपरटेंसिव की बात करते हैं। हाइपरटेंसिव तो आप लोग जानते होंगे, हाइपरटेंशन की लगातार आपका बीपी बढ़ा रहना या फिर लगातार हाइपरटेंशन कंटिन्यू कंडीशन आप हाइपरटेंशन की लगातार आपका हाइपरटेंशन रहना, तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है। तो उसमें जो ड्रग्स यूज की गई हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। ये क्रूड ड्रग्स हैं, जैसे कि राउल्फिया का जो बायोलॉजिकल नेम होता है राउल्फिया सरपेंटिना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका जो हमको बायोलॉजिकल सोर्स जानना है। ठीक है, कहाँ से मिल रही है हमको, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है, इसका यूज क्या है। ये तो हाइपरटेंशन में यूज होती है, कार्डियक डिजीज़ में ये यूज होता है, तो हम लोग पहले ही जान गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो यही चीज़ हमको ये चीज़ जानना है इनमें। और बात करते हैं एंटीटुसिसिव की। एंटीटुसिसिव क्या होते हैं? एंटीटुसिसिव वो एजेंट होते हैं जो कि हमको कफ से रिलैक्स देते हैं। जैसे कफ नहीं हमारे गले में जम गया, उस चीज़ से हमको रिलैक्स मिलता है। तो एंटीटुसिसिव में कुछ हैं एग्जाम्पल, वसाका, टोलू, ब्लास्म, इन सभी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज, थेराप्यूटिक यूज और फार्माकोलॉजिकल यूज, ये जानना है। ठीक, ये लोग आप लोग अगर देख सकते हैं तो हमारी बुक से कोशिश करके देख लीजिए। हम केवल आपको समझा दे रहे हैं शॉर्टली में, एक बार अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी इसे याद हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जनरल चीज़ें हैं कि आपके घर में भी यूज होती हैं, वो सभी चीज़ें हैं। कुछ हैं जैसे कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। ठीक, तो बात करते हैं एंटी रायमेटिक्स की। जैसे कि हमारे जॉइंट्स में पेन होता रहता है, तो उनमें जो कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं, क्रूड ड्रग्स जो यूज की जाती हैं, उनके बारे में हमें बताना है। जैसे एक दिए हुए कोचिलियम सीड, ये जो होता है हमारे जॉइंट्स पेन रहते हैं, रेमेटॉइड अर्थराइटिस रहती है, उनमें यूज की जाती है। एंटी ट्यूमर की अगर बात करते हैं, एंटी ट्यूमर वो एजेंट होते हैं जो कि कैंसर्स में यूज किए जाते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होते हैं उन्हीं की तरह, जैसे ये कीमो की जो थेरेपी चलती है कैंसर में, उन सब में ये क्रूड ड्रग्स यूज किए जाते हैं। मेनली विनिका हो गया, पोर्डोफाइलम हो गया, इनका हमको बायोलॉजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक और ये सब जानना है। फिर बात करते हैं एंटी डायबिटिक्स की। डायबिटिक्स मतलब कि आप जान गए होंगे शुगर, तो इसमें जब तक शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आपको ड्रग्स दी जाती हैं, तो वो ड्रग्स एंटी डायबिटिक कहलाती हैं, जो कि उनको प्रिवेंट करती हैं डायबिटिक्स को, शुगर लेवल को बढ़ने से। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, पेट्रोकार्पस हो गया, जिम्नेमा हो गया। इनका हमको बायोलॉजिकल सोर्स जानना है, फैमिली जाननी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है। ठीक है, और बात करते हैं डायूरेटिक्स की, जो तो वो एजेंट होते हैं जो कि यूरिन के फार्मेशन को बढ़ा देते हैं, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। तो वो एजेंट जो डायूरेटिक्स में कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि गोखरू हो गया, पुनर्नवा हो गया, ये हैं, इनके हमको बायोलॉजिकल सोर्स जानना है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या होता है, क्या इसका फैमिली कौन सी है और कहाँ से वो प्राप्त हो रहा है, ये चीज़ बायोलॉजिकल सोर्स में जानेंगे। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कौन कौन से उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उपलब्ध हैं जो कि हमारे जो यूज कर रहे हैं उसमें क्या फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जानेंगे। एंटी डिसेंट्रिक में डिसेंट्रिक वाली जो डिजीज़ होती हैं, पेट से रिलेटेड, जीआईटी से रिलेटेड होती हैं, कि आपको डिसेंट्री हो जाती है, पेचिस हो जाती हैं, तो उनमें जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको एंटी डिसेंट्रिक कहलाती हैं। इसमें इपिकुआना की दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक की बात कर लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट की बात कर लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं निर्जीव जगह पे यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो सजीव जगह पे यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब समझ रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिकल जो ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की, उनको रोकने के लिए जो यूज किया जाता है वो एंटीसेप्टिक्स में यूज होते हैं। तो ऐसे ही जिसके एग्जाम्पल हैं, बेंजोइन हुआ है, मिरा हुआ, नीम हुआ, टर्मरिक हुआ है। जैसे टर्मरिक मतलब क्या हो गया, हल्दी, जो कि आप लोग घर में यूज करते हैं रेगुलरली। तो उसका बस क्या है, उसको हमको बताना है कि ये इस राइजोम से मिलती है, हल्दी का पेड़ होता है, तो उसका हमको बायोलॉजिकल नेम बताना है और उसका फैमिली बताना है। ठीक है, और उसका हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हल्दी में उपस्थित होते हैं, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक, अब बात करते हैं एंटी मलेरियल की। एंटी मलेरियल तो आप लोग नाम से ही जानने होंगे, मलेरिया जो कि ड्रग्स से जिसमें प्लेटलेट्स आपके डाउन हो जाती हैं, बहुत ही कम हो जाती हैं, तो आपको उसमें जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उनको एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। तो उसमें पहला जैसे सिंकोना दिया गया है, आर्टिमिसिया दिया गया है, ये सभी क्रूड ड्रग्स हैं। ठीक है, तो इनका हमको बायोलॉजिकल सोर्स भी जानना है,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें उपस्थित हैं जो कि हमारे मलेरिया को ट्रीट करने में मदद करेंगे। तो यही चीज़ हमको जानना है। और ऑक्सीटॉक्सिक जो होते हैं इनके बारे में भी हमें जानना है। इनका एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है विटामिन्स के बारे में हमें जानना है। विटामिन्स कि क्या लाभ हैं, कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं जो कि फ़ायदेमंद रहेंगी, और तो और फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी हैं उनको जानना है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए, कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल। इनका हमको बायोलॉजिकल सोर्स जानना है और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है, और तो और इसका थेरापेटिक फार्मास्यूटिकल यूज जानना है। अब बात कर लेते हैं एंजाइम की। एंजाइम में एक दिया गया पपाया, डाइस्टेज, पैनक्रियाटिन, यीस्ट, ये एंजाइम दिए गए हैं। इनका भी वही उन्हीं की तरह बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानना है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल एड्स जो कि फार्मास्यूटिकल के ज़रूरतें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में मदद करती हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया और कलरिंग एजेंट हो गया, ये सब एजेंट होते हैं, ये सब इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स में आते हैं। जैसे कैलोइंस होगा, लाइनोइंस होगा, बीज वैक्स होगा, इन सभी का बायोलॉजिकल सोर्स जानना है, फैमिली जाननी है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक और फार्मास्यूटिकल। बहुत ही नॉर्मली एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इनमें कोई हमको ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि एक एक चीज़ का बताएं कि इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है। तो ये चीज़ आप लोग जानेंगे वहाँ से तब समझ में आ जाए, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोग पढ़े होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। इस कॉल के बाद बताना है, इनका सबका हमको यही चीज़ बताना है। तो 5th यूनिट में हमको मेनली तो यही सभी जितनी ड्रग्स दी गई हैं उनका हमको यही जानना है कि बायोलॉजिकल, इसमें से 2 नंबर का बहुत ज़्यादा पूछते हैं। हर जैसे कुछ भी उठा लेंगे, जैसे टर्मरिक उठा लिए हैं तो टर्मरिक का आपको बायोलॉजिकल सोर्स बताओ, फैमिली बताओ और यूज बताओ, ये पूछ लेंगे 2 नंबर में। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से लिख देना है कि इसका ये बायोलॉजिकल सोर्स होता है और इसका यूज होता है, ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, और तो और ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। जैसे आपको जब चोट लगती है तो दूध क्या देते हैं, गर्म दूध में हल्दी मिला के दे देते हैं, तो ये उस तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यही 5th यूनिट में हमको बस इतना ही जानना है। तो इनमें ऐसा कुछ समझाने की था नहीं तो हमने समझाया नहीं। अब 6th यूनिट पे आते हैं। हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे बेसिक प्रिंसिपल इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, जिसमें हमने आयुर्वेदा और होम्योपैथी पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है सिद्धा और यूनानी। इसका हमको प्रिंसिपल पढ़ना है और तो और इसका हमको डायग्नोसिस और कैसे और पता लगाएंगे कि डिजीज़ कैसा हुआ, कैसे और ट्रीटमेंट करते थे इन सिस्टम में, तो ये चीज़ हम इनमें जानेंगे। तो हमने आयुर्वेदा जान लिया था। आयुर्वेदा में हमने मूलभूत जो भूत थे और पंचतत्व जो थे और ये सब हमने जाना है कि क्या क्या कौन कौन से पंचतत्व हैं। और हमने होम्योपैथिक में जाना है, जो डॉक्टर हनीमैन ने जो अपनी थ्योरी दी थी, लाइक और सिमिलबस मेंटम करके जो था। तो हमने 2 जान लिए हैं, अब जानेंगे सिद्धा और यूनानी। ठीक है, तो आते हैं हम, पहले हम यूनानी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सिद्धा पढ़ाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब औषधि की यूनानी प्रणाली। जो यूनानी प्रणाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे क्या हुआ है। ये जो यूनानी सिस्टम है बहुत ही पुरानी यानी कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रचलित है। ठीक है, तो ये जो है अरबिक पर्सन है उन्होंने इसको लाया था, उन्हीं के द्वारा लाई हुई है, जो हिप्पोक्रेट्स तथा गैलन के शिक्षाओं पर निर्भर करती है। इन्होंने कुछ थ्योरियाँ भी दी थी, हिप्पोक्रेट्स थ्योरी जो कि और गैलन ने भी जो इसमें बहुत ही अपना योगदान दिया था यूनानी में, तो उसके बारे में जानेंगे। यूनानी सिस्टम जो कि यूनानी सिस्टम में जो हमारे साइंटिस्ट इसमें थे हिप्पोक्रेट्स और गैलन, जो कि 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें बहुत सारा योगदान दिया यूनानी सिस्टम को लाने में। और इन्होंने कुछ 4 देह तत्व बताए हैं, जैसे कफ जो कि जिसको हम बलगम नाम से जानते हैं, रक्त, डैम, पीला पित्त, सफरा तथा काला पित्त सौदा आदि के उदाहरण से बनता है। अगर हम यूनानी सिस्टम की हिस्ट्री की अगर बात करें तो यूनानी सिस्टम जो कि था हमारे यहाँ, जैसे पहले अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली तो बहुत ही पुरानी, पहली बात तो ये बहुत पुराना है। ये मेनली तो जैसे मुस्लिम लोग जो होते हैं और जो मुस्लिम लोगों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, ये सब जो थे अपने यहाँ हकीम वैद्य रखा करते थे। तो ये सब यूनानी जो हकीम रहते थे वही से ये सब ये यहाँ इंडिया में अब प्रचलित हुए हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया यूनानी चिकित्सा का इतिहास पैरागम के क्लाडियस गैलेनस जो कि ईसाई के 2री शताब्दी में थे तथा प्राचीन इतिहास चिकित्सा से शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें जो है हकीम इब्न सेना ने अब चिकित्सा के कैनन ऑफ मेडिसिन का वर्णन किया है। ये एक साइंटिस्ट हैं हकीम इब्न सेना, जो कि इसमें जो मेडिसिन यूज हुई हैं उसका इन्होंने वर्णन किया है।
और तो और मैंने बताया ना, दिल्ली सल्तनत में जब मुस्लिम जब भारत आए थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने अपने दरबार में जो थे कुछ हकीम रखे हुए थे, तो यूनानी सिस्टम वहीं से प्रचलित हुआ है और वहीं से अपने यहाँ इंडिया में डेवलपमेंट भी हुआ है। उसके पहले बाहर था, जो कि ईसाइयों के द्वारा दूसरी शताब्दी में क्लॉडियस ग्लेनस के द्वारा ये प्रचलित डेवलप किया गया था। तो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है और कौन कौन सी बुक्स आई हैं जो कि इसमें यूज हो रही हैं, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। और उसके बाद बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की। पेपर में मेनली तो प्रिंसिपल ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो प्रिंसिपल बताइए यूनानी का। वैसे इंपॉर्टेंट तो आयुर्वेदिक है, दूसरा आपका पूछ सकता है तो होम्योपैथी वाला पूछ सकता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए तो जो कि हिप्पोक्रेट्स जो कि थे, जो एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसमें अपनी एक थ्योरी दी और कुछ फैक्ट दिए हैं कि बताया कि जैसे कुछ डिजीज़ या जो डेथ हो रही है पर्सन की या किसी व्यक्ति की, तो उसके कारण भी बताए हैं। जैसे कि कुछ कारण यहाँ पर दिए हुए हैं। अल अक्रम, जिसको एलिमेंट नाम से जानते हैं हिंदी में, अल अखत अकलत, जो कि बॉडी फ्लूइड नाम से जानते हैं, अल अरवाह, जो कि नीमिया नोमा से जानते हैं, और अल अट अल, ये सब जो हैं उर्दू में लिखे हुए हैं। तो ये जो है इसको यूनानी सिस्टम, तो मैं बता, मुस्लिम लोग आए हुए थे तो उन्हीं का ये लाया हुआ है। तो जो कंपोनेंट बनाए गए हैं, जो दिए गए हैं पहले समय में, वो उर्दू में ही लिखे हुए हैं। अल मिजाज, जिसका बॉडी फ्लूइड, जिसका मतलब होता है अल अलजा आर्गन, अल कोया मतलब पावर। ये कुछ ऐसे तत्व हैं या फिर ऐसे कंपोनेंट कह लीजिए जो कि हमारी बॉडी को डिजीज़ होने या डिजीज़ से बचने या डिजीज़ डेथ होने में, पेशेंट की डेथ होने में कारण बनते हैं। फिर कुछ एक थ्योरी दी थी उन्होंने, ह्यूमरल थ्योरी दी थी हिप्पोक्रेट्स ने, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जो ह्यूमन बॉडी में है, ये 4 जो हमने बताए हैं, कौन कौन से, पहला बताया है डैम जो जिसको ब्लड नाम से जानते हैं, और दूसरा है बेलगम, जिसको प्लेगम नाम से सफरा यानी कि येलो बाइल, और सोदा ब्लैक वाइल, जो कि ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। 4 तत्व ये जो होते हैं, इनका जो है इनका स्वभाव जो है रक्तवर्ण, जो कि रक्त के लिए होता है, सुस्त मतलब कि कफ के लिए होता है, पित्त मतलब कि पीले पित्त के लिए होता है, मेलकोनिक जो कि काले पित्त के लिए द्वारा व्यक्त किया गया है। इन्होंने एक और टर्म दिया था कुव्वत ए मुदाबिरा, जो कि एक मेडिक्राक्सिक प्रकृति है, जो कि शरीर के अंदर जो आत्म संरक्षण है वो कुछ आत्म संरक्षण की शक्ति है, जो कि देह जो बॉडी में फ्लूइड हैं उनका संतुलन बनाए रखती है, जिससे हमारी बॉडी को कोई डिजीज नहीं होती है। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया हुआ है। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, कैसे यूनानी सिस्टम में हम डायग्नोसिस करते थे कि कौन सी डिजीज़ है, तो हमने बताया था कि पुराने समय में जो औषधि जो कि ये यूनानी हकीम लोग रहते थे, वो कैसे देखते थे, नब्ज देख के ये देख लेते थे कि कौन सी आपको डिजीज़ है, या फिर पेशेंट को सामने लाया, बिठाया है और उसके हाव भाव से उन्होंने पता लगा लिया इनको ये डिजीज है। तो यहाँ पर इन्होंने डायग्नोसिस ऐसे ही बताया है। और तो यूनानी सिस्टम में उपचार की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने उपचारों का कुछ पॉइंट दिए हैं कि ऐसे उपचार करने चाहिए, उन्होंने उर्दू में दिए हैं। जो कि पहला है हजबिल तदबीर, जिसको रेजिमल थेरेपी नाम से जानते हैं, इलाज बिल तदबीर, जिसको रेजिमेंट थेरेपी। इसके बारे में हम जो ब्रीफ में बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि हमने पूरी बुक पढ़ाने का वादा किया था। तो उसी हिसाब से जो इलाज बिल, इसमें डाइटोथेरेपी मतलब डाइट के अनुसार इसमें कुछ होगा, और इलाज बिल दवा जो कि फार्माकोथेरेपी मतलब कि जो दवाएं चलेंगी और जो डिजीज होगी उसके हिसाब से इलाज बिल या सर्जरी, जिसमें जैसे जब कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ सर्जरी की ज़रूरत हो जाती है, तो इसको हम इलाज बिल बोलते हैं। और अब आते हैं हम यूनानी सिस्टम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अब पढ़ते हैं हम सिद्धा सिस्टम। सिद्धा सिस्टम में क्या होता है? सिद्धा सिस्टम मेडिसिन, जो कि एक बहुत ही पुरानी वैदिक काल की द्रविड़ संस्कृत से ली गई एक ये प्रणाली है, जिसमें जो है ये एक बहुत ही पुरानी है, जो कि जैसे पुराने समय में जो कि सिद्ध प्रणाली की एक दिव्य प्रणाली होती है कि एक सिद्ध की गई या फिर कुछ मंत्रों या जापों द्वारा जो चीज़ जांच पाई गई, वो जिससे आत्मा को शुद्धि मिले। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि एक बहुत ही पुरानी जो है वैदिक काल की द्रविड़ संस्कृत से ली गई है। यह सबसे पुरानी दवा प्रणाली है जो सब्जियों से प्राप्त दवाओं का उपयोग करती है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का उपयोग पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सत्य पर आधारित एक दिव्य कला है। इन्होंने बताया ये दिव्य जो सिद्ध प्रणाली है ये एक दिव्य कला है, इसका उपयोग जो है पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक कहते हैं ना कि कुछ भगवान या फिर कुछ जैसे गॉड में मानते हैं तो वो कुछ सिद्ध किए हुए झाड़ फूक वैसे सिस्टम है कुछ यहाँ पर।
तो इसमें क्या है, सिद्ध चिकित्सा भारत में प्रचलित प्राचीन पारंपरिक प्रणालियों से एक है। सिद्ध शब्द की उत्पत्ति सिद्धि मतलब स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति या पूर्णता के लिए एक वस्तु से हुई है। इसमें जो होता है अष्ट सिद्धि होती हैं जो कि यहाँ पर दी हुई हैं। सत्य मुनि, युग मुनि, माचा मुनि, काकबसुंदर आदि की इन विभिन्न कार्यों में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो कुछ सिद्धि प्राप्त की उसके बाद जो है पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें दी गई हुई है। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो सिद्धा सिस्टम में प्रिंसिपल में इन्होंने ये बताया है कि जो मैटर है, पदार्थ है और ऊर्जा है, ये जो ब्रह्मांड है इसी से बना हुआ है। ब्रह्मांड जो है कि पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो शिव है वो पुरुष को इंडिकेट कर रहा है, जो शक्ति है वो स्त्री को इंडिकेट कर रहा है। इसमें जो होता है, कह रहा है कि पदार्थ, इसमें ऊर्जा जो नहीं होगी तो वो इसका पदार्थ का रहना संभव नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने बताया है। और इन्होंने कुछ पदार्थ ऊर्जा का एक ही अस्तित्व है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ प्राचीन तत्व बताए हुए हैं या भूताश जो कि बताए गए हैं, 5 प्रिमिटिव एलिमेंट बताए गए हुए हैं। पहला जैसा है मुन को ठोस बोलते हैं, नीर द्रव, थी मतलब मूलधार, और वायु मतलब कि गैस, आकाश मतलब ईथर। ये 5 तत्व हैं जो कि इनमें यूज किए गए हैं। जैसे कि बताते हैं नहीं, 5 तत्वों से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है, इसी तरह इनके भी 5 तत्व हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इन्होंने सिद्धा सिस्टम में, जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम में इन्होंने दोष बताए हुए थे कि ये दोष हैं सिद्धा इस सिस्टम में। तो इन्होंने सिद्धा सिस्टम में भी के अनुसार भी 3 दोष हैं। एक वाथम है, दूसरा पीथम है, तीसरा कर्पम है। वाथम में क्या होता है, यह सूखा, हल्का, ठंडा तथा गतिशील होता है, या आकाश और वायु द्वारा निर्मित होता है, या तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो ब्रेन वाला ब्रेन फंक्शनिंग है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हड्डियों में ये प्रबल होता है, ये वाथम होता है, ये एक दोष है। ठीक, दूसरा है पीथम। पीथम जो है ऊष्मा को इंगित करता है, जो कि हमारे बॉडी में जो हीट होती है उसको इंडिकेट करता है। या थी द्वारा बनाई जाती है। थी जो कि हमने ऊपर एक एलिमेंट बताया था, उससे बनाई जाती है। शरीर के मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जैसे बॉडी की जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती हैं उनको सही करता है, उसी को नियंत्रित करता है। कर्पम की बात करें, यह चिकना, दृढ़, चिपचिपा और भारी होता है। यह मन और नीर द्वारा बना हुआ होता है। यह शरीर में स्थिरता जैसे कि क्षमता, शक्ति और जोड़ों के सुचारू रूप से काम करने के नियंत्रित करता है। तो हमने ये दोष जान लिए सिद्धा सिस्टम के कौन कौन से दोष हैं। अब हम जानते हैं सिद्धा सिस्टम में धातु कौन कौन सी होती हैं। पहला है जैसे रसा, जिसको लिम्फ बोलते हैं हम, दूसरा है क्रुधि को ब्लड बोलते हैं। तसई को मसल्स जो होती है, हमारी बॉडी मसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं कजप्पू जिसको एडिपोड टिश्यू, जो कि हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं वसा वाले, उनको जानते हैं। इलम्बू मतलब बोन, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर की। मज्जई मतलब मैरो, जो मज्जा होती है हमारे। शुक्लम एंड अर्थवाम, जो कि मेल एंड फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उनको ये इंडिकेट कर रहा है। ये 7 धातु हैं। फिर हम डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो सिद्धा सिस्टम में जो फिजिशियन होते हैं कैसे डायग्नोस करते हैं कि कौन सी डिजीज़ है। तो वही है कि पहले समय में नाड़ी देखते थे, उसी तरह इसमें भी है। चिकित्सक 8 प्रकार की जांचों द्वारा रोगी के निदान करते थे, जिसमें रोगी की जीभ देखते थे, जीभ जटिलता, भाषण, बोलते कैसे हैं, आंखें देखते थे, तालू देते थे, मूत्र, मल, अंतिम रूप से नाड़ी का निरीक्षण करना शामिल है। वही चीज़ मैंने बताया कि कैसे डायग्नोस करते थे, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। पहले तो जीभ देखते थे, जीभ जटिलता, जीभ में क्या है और कैसे पेशेंट बोल रहा है और उसकी आंखें कैसी हैं, तालू देखते थे और मूत्र देखते थे, यही चीज़। और नाड़ी लास्ट में जो मैंने बताया ना, नाड़ी देख के ही पता लगाते थे कौन सी डिजीज, तो वो चीज़ ऐसे पता लग जाता था कि कौन सी इनकी डिजीज है, तब उनके पर वो ट्रीटमेंट करते थे। तो हमने हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। तो हमारी ये यूनिट में यही पूछा गया था, इन लोगों को प्रिंसिपल बताना है। उसके बाद जो है फार्मूलेशन पूछी गई हैं, जो कि हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमको और भी यूनिट्स हैं वो पढ़ानी है। तो यहाँ पर अरिस्टा की पूछी गई, अश्वा की, गुटिका की, एंटाइलिया की, चूर्णा की, लेह्या और भास्मा, इनकी फार्मूलेशन पूछी गई। कैसे इसको हम फार्मूलेट करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पूछा गया है। तो हम यूनिट 8 पे आते हैं। यूनिट 8 क्या है? रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। कह रहा है कि मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट का जो है रोल बताओ नेशनल इकोनॉमी में, क्या महत्व देता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या, यही चीज़ बताना है कि जो ये प्लांट होते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग तो जानते होंगे कि आयुर्वेदिक हो जाएं या फिर क्रूड ड्रग हो जाएं, उसके मामले में इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर क्रूड ड्रग जो कि हमारे यहाँ पर पैदा होते हैं। तो हम ये चीज़ एक्सपोर्ट भी करते हैं फॉरेन में, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हमने जब ये मेडिसिनल प्लांट या एरोमेटिक प्लांट, सुगंधित पौधे या मसाले, या फिर हम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि केवल अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। वही चीज़ इनमें बताया गया है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम बताएंगे अभी। कुछ इसमें मेडिसिनल प्लांट हो गए जैसे कि मार्फिन, कोडीन, पापावरिन, कुनैन, एमेटाइन और क्विनीन, डिजॉक्सिन, जो कि ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा पैदावार है या फिर इनकी सबसे डेवलपमेंट या फिर बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, और इसका जो है मार्जिन, इसका मांग भी, वो डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो होता है हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया हुआ है। और कुछ जैसे बात करते हैं एरोमेटिक प्लांट्स की। एरोमेटिक में जैसे सुगंधित पौधे या मसाले के रूप में यूज किए जाते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे कि अजवाइन के बीज या फिर देवदार की लकड़ी या मेथा या परमोसा, पंचौली, तारपीन, ये सब चीज़ें इसमें यूज की जा रही हैं। फिर कहता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिन प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसमें कि जो होता है औषधीय सुगंधित पौधों की निर्यात, जिसमें कि जैसे मेंथाल और पुदीना का तेल, अजवाइन के बीज, लेमन ग्रास का तेल, सिंदूर फल, मेहंदी के पत्ते, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल, यानी कि फॉरेन में हमको एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ मेडिसिनल प्लांट की अगर बात करते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड वाले जो कि प्लांट होते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट ग्रुप होता है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, कोडीन, मार्फिन, स्टेचिन, ब्रोकीन, अनकोनिन, हाइसोमीन, स्कोपोलामीन, अनकोकीन, ये सब जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ये एल्कलॉइड के एक स्रोत हैं जो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, जो कि हम इंटरनेशनल में, फॉरेन में बेचते हैं, जिससे हमको फ़ायदा होता है। कुछ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि हमारे कार्डियक मसल्स को फ़ायदेमंद रहते हैं, वो चीज़ होते हैं। और कार्डिकोस्टेरॉइड भी होते हैं। और कुछ एरोमेटिक्स प्लांट हैं जो कि, यही चीज़ हमको इसमें पढ़ना है कि जो जो प्लांट्स हैं हमारे यहाँ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का क्या क्या फ़ायदा है, जिसे हम इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको इससे क्या फ़ायदा। हम भी लोग फॉरेन से कुछ प्लांट्स हम लोग मंगाते हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा यूज में होते हैं, तो उसका भी इसी तरह अपना वो एक्सचेंज होता रहता है कि यहाँ से हम कुछ प्लांट्स वहाँ भेजते हैं, कुछ प्लांट यहाँ आते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। और तो और अगर हम कुछ यहाँ से भेज रहे हैं और उसके बदले हमको वो मिल रहा है, तो हम तब भी हमारी जो है कॉस्ट नहीं ख़त्म होती है। यही चीज़ रहता है कि यही चीज़ में बताया गया है कि क्या इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 9th यूनिट पे आते हैं, हर्ब एज अ हेल्थ फूड। कह रहा है कि जो हर्ब हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसमें उसके बारे में उसको बताओ। ठीक है, तो बात करते हैं पहले तो यूनिट 9 की। यूनिट 9 ये कहती है कि हर्ब एज अ हेल्थ फूड के बारे में हमको बताना है। स्वास्थ्यप्रद भोजन के रूप में जड़ी बूटियाँ, जो हम खाना ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं रोज़मर्रा में, रोज़ के रोज़, तो उसमें जो ये जड़ी बूटियाँ हैं या फिर कह लें हर्ब्स कह लें, वो उनका क्या योगदान, क्या उसका है, तो यही चीज़ें यूनिट 9 में हमको बताना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं न्यूट्रासिटिकल की। न्यूट्रासिटिकल को जो है 1989 में स्टीफन डिफ्लेस ने दिया था, ये शब्द इन्होंने दिया था, उनकी एक डिफिनीशन दी थी। उन्होंने ये कहा था कि न्यूट्रासिटिकल्स वो होते हैं जो कि हम भोजन की तरह लेते हैं, भोजन का एक हिस्सा होता है जो कि हमारे शरीर को जो होता है डिजीज़ से बचाता है और हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो वही चीज़ न्यूट्रासिटिकल्स होते हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। और ये सब हमको नेचुरल सोर्स या क्रूड प्लांट से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रासिटिकल का क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया। न्यूट्रासिटिकल का क्लासिफिकेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्स, जो फूड जहाँ से हमको मिल रहे, जिन सोर्स से मिल रहे, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, जो हमारा क्रूड ड्रग मिल रहा है उसका केमिकल नेचर क्या है, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर हायर कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम, जो हायर कंटेंट होता है फूड आइटम जो कि होता है, उसके अनुसार जो कि क्लासिफाई किया गया है। पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रासिटिकल अकॉर्डिंग टू फूड सोर्स में की बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले प्लांट से, जिसे प्लांट से हमको न्यूट्रासिटिकल प्राप्त होता है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, क्वेरेंटीन, कैप्सिक्नोमाइड, लाइकोपीन बहुत ही शब्द आपने सुना होगा। कहाँ सुना होगा? जब आप भूख बढ़ाने वाली सिरप लेते हैं तो उसमें लाइकोपीन लिखा होता है, तो वो चीज़ लाइकोपीन वही है ये, कि ये न्यूट्रासिटिकल्स की तरह यूज करते हैं। बीटा कैरोटीन, कैटेचिन एंड क्यूरक्यूमिन, ऐसे ही कम से कम 2-4 एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे जो कि प्लांट सोर्स हैं न्यूट्रासिटिकल्स के। एनिमल सोर्स कौन कौन से हैं? कॉन्जुगेटेड लेनोइक एसिड है, CLA, EPA, DHA, कैलोइन और लेसिथिन, ये सब जो होते हैं ये एनिमल सोर्स हैं न्यूट्रासिटिकल्स के। फिर माइक्रोब्स से
कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल मिलते हैं, जैसे यीस्ट है, इनसे हमको न्यूट्रास्यूटिकल मिलता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, सेल्वेरिकस होता है। ये सब ये माइक्रोब्स हैं जिनसे हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं। दूसरा था क्लासिफिकेशन न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि क्रियाविधि के अनुसार जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि एंटी कैंसर जो होते हैं, जैसे कि कैप्सिसिन और जेंस्टीन, डिजार्टिन, इनका जो है हमको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो ऑन ब्लड लिपिड प्रोफाइल पर क्या रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इसकी क्या रहेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी क्या रहेगी, ऑस्टियोजेनिक या बोन प्रोटेक्टिव हैं, उनको यहाँ चीज़ हमको बताना है। केमिकल नेचर के और एक तीसरा था आपका न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। इस वर्ग में पोषक तत्व और आणविक तत्व समूह वर्गीकृत किए गए हैं। इसके अनुसार जो होते हैं जैसे कि दिए गए यहाँ पर है, बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है, इसके अनुसार आपको हम समझाएंगे। ये अगर आप लिख देते हैं, ये बना देते हैं चार्ट, तो बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम में नंबर देने के लिए, बहुत ही ये नंबर खींचने के लिए चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट में समझाने की कोशिश करिए, इससे आपको नंबर भी खींच सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका रहता है, ठीक। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के यहाँ पर है आइसोप्रिनोइड, टार्पिनोइड जो कि फिनोलिक कंपाउंड, प्रोटीन इसमें भी टाइप है, कैरोटीनॉइड, सैपोनिन्स, टोकोट्रिनल्स, टोकोफेरॉल, सामान्य टर्पीन मतलब सिंपल टार्पीन्स, और फिनोलिक कंपाउंड में आते हैं कॉमरीन, टैनिन्स, लिग्निन्स, एर्थो। इनके सबके जो ये जो ग्रुप लिखे हुए हैं या फिर जो ये कंपाउंड लिखे हुए हैं, इनके भी कुछ सोर्स हैं कहाँ से ये हमको मिलते हैं, ये चीज़ यहाँ पर ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्क्वार्बिक एसिड, एल्गोस्क्राइड, नॉन सेक्राइड, और फैटी एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड यंत्री, प्यूफा, CLA, MUFA, मूफा, लिक्थिन, ये सब होते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं, कैल्शियम, सेलेनियम, पोटेशियम, कापर, जिंक जो कि एक्रूड ड्रग हमको मिलते हैं, माइक्रोब्स, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक जो कि हमें मिलते हैं। ये केमिकल नेचर के अनुसार क्लासिफिकेशन है। अगर हम एप्लीकेशन बात करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल की एप्लीकेशन बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल इन क्रोनिक डिजीज कंट्रोल, क्रोनिक जो लंबे समय से डिजीज चली आ रही है उनके कंट्रोल में जो एप्लीकेशन जो प्रयोग कर रहे हैं ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल, उनका हम उपयोग देख लेते हैं। जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल जैसे कि एलेनिक, कैरोटीनॉइड, फ्यूकोजेंथीन जो कि ब्राउन सी वुड नाम से जानते हैं, ये किस में यूज किया जाता है, सफ़ेद वसा ऊतक जो कि इससे साइटोकाइनिन स्राव के नियमन के माध्यम से इंसुलिन प्रतिरोध सुधार तथा रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। कह रहा है कि ये कंपाउंड एलेनिक कैरोटीनॉइड जो कि ये ब्लड शुगर जो लेवल है उसको कम करता है। ये इसी तरह जैसे पूफा है, ये जो होता है फेफड़ों वायुमान में प्रभावित करने वाले कई विकारों जो कि बीमारियाँ होती हैं उनसे रोकता है। तो यही चीज़ है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यूज होते हैं, कुछ डिजीज़ को क्योर करने में यूज होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। एंटीऑक्सीडेंट जो कि ये भी एक हर्ब एज अ फूड की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि ये एक प्रतिऑक्सीकारक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ होते हैं। ये कुछ चीज़ें नेचुरल से भी मिल जाते हैं या फिर कुछ बनाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि यूज करते हैं, जो कि शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका क्षति को रोकते हैं। जैसे सेल डैमेज हो जाती है उसको रोकते हैं या फिर सेल डैमेज होने में देरी कर देते हैं, ठीक है। सब्जियां या फल प्रतिऑक्सीकारक अच्छे स्रोत हैं। सब्जियों जैसे फल हो गए या सब्जी हो गई, ये सब एक अच्छे स्रोत हैं उसके प्रतिऑक्सीकारक के, जैसे कि लाभदायक होते हैं। अब इनका वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात कर लिए जाए तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एसओडी, कैटलेज, ये ग्लूटाथियोन है, प्रॉक्सीडेज सेकेंडरी एंजाइम जो कि ग्लूटाथियोन, रेडक्टेज। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में एंडोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट, एक्सोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट। ये नाम कुछ जैसे टफ लग रहे हैं, लेकिन एक दो बार अगर आप लेंगे तो ये नाम आपकी जुबान पे बहुत ही जल्दी रट जाएंगे, तो आपको याद करने में बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो एक दो बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इनमें यही चीज़ बताया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट के हमको सोर्स बताने, कहाँ कहाँ से हमको सोर्स मिलता है, और उसके एप्लीकेशंस बताने हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ठीक। अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो पहला है एलियम सल्फर कंपाउंड जो कि हमको ऑबिटन फ्रॉम लीक्स और ओनियन एंड गार्लिक, मतलब कि प्याज और लहसुन, इन सभी से हमको प्याज, लहसुन और लीक से हमको ये एलियम सल्फर कंपाउंड मिलते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंथोसाइनिन जो कि हमको मिलते हैं एग प्लांट्स, ग्रेप्स एंड बेरी, इन सभी चीज़ों से मिलते हैं। बैंगन हुआ,
और अंगूर हुआ, इन जामुन हुआ, इन सभी चीज़ों से हमको मिलते हैं। बीटा कैरोटीनॉइड हो गए, कैटेचिन हो गए, क्रिप्टोटैक्सोनिन हो गए, फ्लेवोनाइड हो गए, इंडोल हो गए। ये एक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि इनके सोर्स हैं, जैसे कि इंडोल है हमको ब्रोकली, कैबेज या कॉलीफ्लावर से हमको मिलता है। फ्लेवोनाइड जो होता है टी या ग्रीन टी, सिट्रस फ्रूट्स या रेड वाइन, ओनियन, एप्पल, इन सभी चीज़ों से मिलता है। ये इनके सोर्स हैं, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। कम से कम 5 सोर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि हमने एंथोसाइन लिया तो कहाँ से हमको इससे मिलता है, ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर इसकी एप्लीकेशंस होंगे यहाँ पर, और भी यहाँ पर जो है कुछ और भी कंपाउंड दिए हुए हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स है। आइसोफ्लेवोनाइड, लिगेंस, ल्यूटिन्स, लाइकोपीन जो कि हमने बताया ना कि मल्टीविटामिन जैसे सिरप आती है उनमें ये सब होता है। और पॉलीफिनॉल्स होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। इन सब का हमको सोर्स भी बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से हमको ये चीज़ें सभी चीज़ें मिलते हैं। और ये सभी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसे तो कोई ज़्यादा जानने की नहीं, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आप पेपर में लिखाएंगे, क्योंकि इतना भरोसा। जैसे कि विटामिन ए है तो आपको पता होगा कहाँ से मिलता है, कि गाजर से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है, लीवर से मिलता है, कैरेट मिल्क लिखा है, ये यॉल्क लिखा है। विटामिन से हमके खट्टी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ब्लैक करंट हो गया, ब्रोकली हो गया, मैंगो हो गया, स्पिंच हो गया, कैप्सिकम हो गया, इन सभी चीज़ों से विटामिन ए मिलता है। ये सब जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे कोशिका डैमेज, सेल डैमेज हो रही है उसको उससे बचाते हैं, या फिर सेल डैमेज होने से और देरी करते हैं, जाकि सेल डैमेज और लंबा समय तब तक सेल रिपेयर हो सके। ठीक, तो हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जान लिया। इसके बाद और हम बात कर रहे हैं ना हर्ब एज अ फूड की, खाने में कौन कौन से जड़ी बूटियाँ यूज कर रहे हैं। तो एक बात है यहाँ पर प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि स्वास्थ्य, पाचन तथा कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। मतलब कि प्रोबायोटिक एक प्रकार के ऐसे अनुकूल बैक्टीरिया हैं जो कि जैसे स्वास्थ्य पाचन हो रहा है उसमें पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। जैसे कुछ हम खा रहे हैं उनमें से कुछ पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इन और रोग जनकों को बाहर जो है इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म है उनको जो होता है दूर करने में या बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। और इसमें कुछ जैसे कि यीस्ट बैक्टीरिया, वायरस जो कि बीमारी का कारण बनते हैं तथा जीआईटी के साथ पारस्परिक लाभप्रद कह रहे हैं कि जो यीस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं और वायरस जो कि हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं, इनको जो होता है रिमूव या फिर हमारी बॉडी से निकालता है प्रोबायोटिक्स खाने से। और तो और ये पौष्टिक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषण करने में मदद करते हैं। ठीक, तो ये प्रीबायोटिक के बारे में जान लिया। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बताना है हमें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सीधा है। कह रहा था कि प्रोबायोटिक की क्रियाविधि ठीक से ज्ञात नहीं होती है, लेकिन वे निम्न कार्य करते हैं। प्रोबायोटिक की जो क्रियाविधि है एक अच्छे ढंग से अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन क्या कार्य करते हैं वो चीज़ बताया गया। आत्म या संजी या उपनिवेश बनाना, रोगजनक जीवों, रोगरोधी पदार्थों में पीढ़ी द्वारा विकास का उपकला करना, आंतरिक अवरोध कार्य में सुधार, आहार प्रतिजनों के आदान प्रदान को नियंत्रित करना। ठीक है, ये चीज़ इनके कार्य हैं। और फिर इसका थेराप्यूटिक एप्लीकेशन पूछा गया है। अगर चिकित्सक उपयोग या फिर बात कर लें हम थेराप्यूटिक एप्लीकेशन बात कर लें प्रोबायोटिक की, तो ये जो होते हैं पाचन तंत्र में अनुकूल बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं, जो कि पौष्टिक तत्व या न्यूट्रास्यूटिकल्स को होते हैं अवशोषण करते हैं हमारे में। इनमें अच्छे बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो उपभोग पर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इसमें एक प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा लाभप्रद होते हैं। जैसे कि दही हम खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं ना, तो उसी तरह ये सब हमारे लाभप्रद होते हैं। आंत बैक्टीरिया के प्राकृतिक संतुलन को पुनः स्थापित करने की क्षमता के कारण वे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। वे दस्त को रोकने या इसकी गंभीरता को कम करने में, जैसे जो पेचिश आती है या दस्त आते हैं पेट में, तो ये चीज़ उसको रोकने में या फिर उसकी गंभीरता मतलब सीरियसनेस जो हो जाती है तो उसको कम करने में मदद करते हैं। उनके पूरक में कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को सुधार करने की क्षमता होती है। ठीक, उनके कुछ उपभेद बच्चों तथा शिशुओं के एक्जिम गंभीरता को कम करते हैं। तो ये वजन घटाने में सहायता करते हैं। जैसे नहीं कोई हेल्दी हो गया, जिसके ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, तो उनको घटाने में ये मदद करते हैं। तो हमने ये यूनिट जान ली है हर्ब एज अ फूड की तरह कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी कंपोनेंट हैं जो कि अभी हम बाद में जानेंगे। तो हमारे लेक्चर जब एक स्पेसिफिक इसका लेक्चर होगा तब हम ये चीज़ बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको रिवीजन या फिर समझ लीजिए एक शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये तो अनुभव हो जाए कि ये चीज़ हमारे में है।
ठीक है। ये जैसे हमको पता चल जाए जैसे अरिस्टा क्या है, तो ये चीज़ हमने बता दिया है। तो आप लोग इतना है कि एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आप इतना लिखाएंगे कि आप पास हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। अब आते हैं यूनिट 10 पे। यूनिट 10 है हर्बल कॉस्मेटिक्स। तो हर्बल कॉस्मेटिक की बात करते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक यूनिट है 10th यूनिट। हर्बल कॉस्मेटिक मैंने बताया कि हर्बल कॉस्मेटिक जो होते हैं बहुत ही फायदेमंद होते हैं एज एलोपैथिक कॉस्मेटिक्स के, जैसे कि एलोवेरा जेल हो गए, या फिर कह ले एलोवेरा जेल हो गए, या फिर फेस वॉश कह ले, या फिर कोई क्रीम्स लगा रहे हैं, या हम कोई साबुन यूज कर रहे हैं हम अपने बॉडी के लिए। तो ये जो होते हैं अगर एलोपैथिक में बात करते हैं तो वो बहुत ही कभी कभी होता नहीं, लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होता है वो स्किन को जो होता है बहुत ही बैड इफेक्ट देता है, जिसके कारण जो होता है हमको हमारी स्किन जो होता है जल जाता है, निशान पड़ जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्या, जब ये हर्बल कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि कभी इनका साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो और ये सस्ते भी उनसे मिल जाते हैं, कुछ कॉस्ट भी कम से कम लगती है। तो इसमें कुछ हैं जिनका हमको पहले बताना है, जैसे कि एलोवेरा की बात करते हैं, एलोवेरा जेल की बात करते हैं। तो एलोवेरा जेल की बात अगर करते हैं तो एलोवेरा जेल कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पहले ये बताना होगा बायोलॉजिकल सोर्स। एलोवेरा जेल जो होता है लीव्स से उसको चीड़ के जो होता है उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उनसे हमको प्राप्त होता है। तो उसका सोर्स हमने यहाँ पर दिया है। बाकी आप लोगों को एक बार एलोवेरा जेल की अगर बात करते हैं तो सोर्स है एलोवेरा जो होता है हमको एलोए बर्बेरिस मिल्क की पत्तियों से जो होता है उसको चीड़ के उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जो कि चिपचिपा होता है, उसको हम उसको प्योरीफाई करके उससे जो होता है उसी से हम अब ये एलोवेरा जेल बनता है, ठीक है। उसकी फैमिली जो होता है लिलिएसी फैमिली होती है। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, बर्बेलिन होता है, बीटा बर्बेलिन होता है, या एलोए बर्बेलिन होता है। ये इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। और तो अगर हम इसकी थेराप्यूटिक यूज की अगर बात करते हैं तो एलोवेरा जो जेल होता है हमारी स्किन को जो है फ्रेश कर देता है। कहते हैं ना कि फेस वॉश लगा लो तो जो होता है कि बहुत ही फ्रेशनेस आ जाती है और जो देखने में आप सुंदर हो जाते हैं, यही चीज़ है। कुछ कॉस्मेटिक्स हैं इसी तरह, इसीलिए तो यूज़ किए जाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन इसीलिए नाम बोला गया उनको है कि सौंदर्य सुंदरता के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेनली वही चीज़ है, इसमें यही चीज़ बताना है कि कहाँ से आपको बनाए, कौन कौन से इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, क्या उनका लाभ है, तो यही चीज़ में बताना है आपको। और भी कौन कौन से पूछे गए हैं, आपको पूछा गया आलमंड ऑयल, बादाम ऑयल जो कि है बादाम तेल जो होता है उसका भी पूछा गया है कि ये चीज़ आपको कहाँ से मिलता है, इसकी प्रिपरेशन बताइए कैसे बनता है। लिवेंडर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और बात करते हैं रोजमेरी ऑयल की, सैंडलवुड ऑयल, ये सब ऑयल्स हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में हर्बल कॉस्मेटिक की तरह यूज़ किए जाते हैं और इनका उपयोग हमें बताना, थेराप्यूटिक और कमर्शियल प्रिपरेशन बतानी है। अगर आपको ये सब पढ़ना है कि हम जैसे जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं तो ये हमारी बुक है, ठाकुर पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। ये फार्माकोग्नोसी की बुक है, ये PCI सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। तो आप लोग जैसे नहीं इंग्लिश समझ में आ रही तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और साथ ही में उसी के साथ में इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो एक बार जरूर, कम से कम एक बार ये बुक आप जरूर खरीदिए, और ये बुक का जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। लास्ट यूनिट है यूनिट 11। यूनिट 11 ये कह रहा है कि फाइटोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि औषधियों की पादप रासायनिक जांच, मतलब कि जिस औषधि को हम जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं प्लांट से, तो हम इसकी जांच करेंगे कि ये औषधि बिल्कुल प्योर है कि नहीं, ये चीज़ इसमें जानते हैं। अब हम अगर बात करते हैं फाइटोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ड्रग की, इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं इसमें हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि जिसमें ये फाइटोकेमिकल मतलब कि जो प्लांट से हमको केमिकल मिल रहे हैं या फिर हम जो उससे एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं उनका अध्ययन इसमें करते हैं, और उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उसमें प्योरिटी कितने % है, बिल्कुल प्योर है कि नहीं, कि हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हमको यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं फाइटोकेमिकल की। फाइटोकेमिकल जो है ग्रीक शब्द है फाइटोकेमिकल्स, जो कि फाइटो मतलब होता है प्लांट से उत्पन्न प्राकृतिक, और केमिकल मतलब केमिकल होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैविक रूप से सक्रिय रासायनिक यौगिक हैं जो पौधों में उपस्थित होते हैं, वो सूक्ष्म पोषक द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो मनुष्यों के लिए लाभप्रद हैं। कह रहा है फाइटोकेमिकल जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। फाइटो मतलब होता है प्लांट से उत्पन्न, और केमिकल मतलब हो गया वही फ्लूइड जो कि प्लांट से निकल रहा, द्रव निकल रहा है, वो चीज़। तो इसमें उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, और तो और इसमें जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए कितने लाभप्रद हैं ये चीज़ हम जानेंगे।
हम उसका पूरा डिटेक्शन या फिर कह लें हम उसकी क्वालिटी जान लेंगे, कितनी क्वालिटी है, कितना प्योर है। ठीक, तो यहाँ पर उसके कुछ मेथड दिए गए हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, औषधियों का निष्कर्षण कैसे करते हैं, चयनात्मक विलायकों तथा मानक प्रक्रियाओं की सहायता से पौधे और जंतुओं के ऊतकों के औषधीय रूप से सक्रिय घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। मतलब कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग, इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर एक डिफिनीशन दी है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग की, चयनात्मक विलायक मतलब कि सॉल्यूट्स और मानक प्रक्रियाओं मतलब कि स्टैंडर्ड जो प्रक्रियाएँ हैं या प्रोसेस हैं उनकी सहायता से पौधे एवं जंतुओं के ऊतक के औषधीय रूप से सक्रिय घटक, पौधे और जो जंतु हैं उनमें जो सक्रिय रूप से जो औषधीय घटक हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया को एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण कहते हैं। कह लें हम एक अच्छे सी नॉर्मल भाषा में अगर कहते हैं कि जैसे कोई हम प्लांट लेते हैं तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं कि एक प्रोसेस या फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ पहले से है और ये हमको सॉल्यूट यूज करने हैं, उसको हम परफॉर्म करके उसमें से एक्सट्रैक्ट जो निकाल रहे हैं उसको हम निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है। तो इसी तरह हम इसमें करेंगे। इसी तरह इन्होंने सारे एक्सट्रैक्शन की जैसे बात की हमने, एक्सट्रैक्शन के कुछ मॉडर्न मेथड भी हैं जैसे माइग्रेशन, डाइजेशन, पर्कुलेशन, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन मतलब इसको सॉकलेट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, प्रेशर कुकर एक्सट्रैक्शन, फ्यूजन डिकॉक्शन। ये कुछ मॉडर्न मेथड है जो कि इस समय यूज किए जा रहे हैं, जो प्रेजेंट समय में यूज किए जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये कुछ ऐसे मेथड हैं। तो इनकी अगर बात करते हैं माइग्रेशन की, माइग्रेशन मतलब होता है, माइग्रेशन जो डिनोट करता है सॉफ्टनिंग मतलब कि मृदुलकरण या फिर कह लें सॉफ्टनिंग बहुत ही नॉर्मल या फिर सॉफ्ट कर देता है, यही चीज़ यहाँ बताया गया। द माइग्रेशन प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस यम से भी जानते हैं, इज यूज्ड प्रोड्यूसिंग टिंचर्स, एक्सट्रैक्ट, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन। ये जो होता है ये प्रोसेस जो होता है हमको टिंचर या एक्सट्रैक्ट या कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन को देता है। इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड है ऑफ क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन विच वाज ऑफिशियल इन IP 1966। जो IP है इंडियन फार्माकोपिया है 1966 में आधिकारिक ये हुआ था, प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, दूसरा है डाइजेशन एक मेथड है, पाचन एक संशोधित मृत। तो हमने ये चीज़ जाना, ये मॉडर्न जो मेथड है इनको जो होता है इनके बारे में पूछ सकता है। मैग्रेशन की बात करते हैं तो मैग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है या फिर ये मैग्रेशन सॉफ्टनिंग को दर्शाता है कि मतलब कि मृदुल मतलब बहुत ही सॉफ्ट होना। इसको हम प्रोसेस यम से नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है टिंचर्स, एक्सट्रैक्ट या फिर कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन हमको प्राप्त करता है, देता है। यह एक बहुत सिंपलेस्ट मेथड है क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है। और डाइजेशन, पर्कुलेशन, इनकी भी डिफिनीशन 2-2 नंबर में पूछ सकता है। तो पर्कुलेशन भी हमने आपको एक बार बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ मॉडर्न में हम जानेंगे। कह रहा है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। जो ड्रग है, क्रूड ड्रग है, उसका हम आइसोलेशन, शुद्धिकरण या पृथक्करण या पहचान कैसे करेंगे, तो उसके कुछ मेथड हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब मेथड एक बार तो आप लोगों ने सुने होंगे क्लास में। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है कि ये मेथड कौन कौन से होते हैं बताइए। तो यहाँ पर इन्होंने दिया गया है कि ये जो मेथड होते हैं बहुत सी तकनीकें हैं जो कि तकनीक मतलब टेक्निक्स हैं जो कि अभी कुछ अज्ञात हैं, कुछ लेकिन ज्ञात हैं, जो कि हम यहाँ पर बताएंगे। जिससे हम जैसे कोई मिक्सचर है उसमें कौन सा कंपोनेंट है या फिर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका हम पता करते हैं, या फिर मिक्सचर को सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो चीज़ इसमें हम पता करते हैं। तो वही चीज़ में बताया गया। तो पहली इसमें टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्पेक्ट्रम विज्ञान कहते हैं। जहाँ पर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा शब्द वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शब्द जरूर आएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में पदार्थ के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन शामिल है। प्राकृतिक यौगिकों की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपी की विधियाँ हैं। कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ पदार्थ के विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, उसके साथ एक क्रिया होती है या अन्योन्य क्रिया का अध्ययन शामिल है, जिससे हम किसी प्राकृतिक यौगिक या फिर क्रूड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पहचान के लिए या उनका एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन करने के लिए हम बहुत सारी विधियाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की हैं। वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। पहली विधि है अल्ट्रावायलेट यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक विधि है जिसमें यूवी रे का उपयोग किया जाता है।
अल्ट्रा यूवी वायलेट या स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें जो होता है इसमें कुछ जैसे रीजन दिए गए हैं, जैसे कि 1250 से 4000 सेंटीमीटर में माइनस नियर रीजन है, मिड रीजन है 4000 से 4400 सेंटीमीटर, और फार रीजन है मतलब कि सुदूर का क्षेत्र की सीमा 400 से 20 सेंटीमीटर है। आईआर हमने यूवी जाना कि यूवी में क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रम की रेंज क्या होती है, और आईआर में आईआर की क्या रेंज होती है, इनसे कौन कौन से कंपाउंड निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उनकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक बैंड है वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जिसको हम एनएमआर नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एनएमआर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र में सीमित रेडियो आवृत्ति पर रेडियोधर्मी घटकों का अवशोषण, जो कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, उनका अवशोषण करने में ये होती है, मदद करती है टेक्निक्स। इसमें भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको प्रोटॉन एनएमआर बोलते हैं, और ये कार्बन यानी CNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, से कार्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, ये कुछ टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो हम लोगों ने जानी। उसके बाद हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। हमने बोला ना कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्रोमेटोग्राफी है जो कि आइसोलेशन, सेपरेशन, इन सभी में मदद करती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जिसके कारण हम मिक्सचर में कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड उसको पता लगाने में मदद करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि हमने प्रैक्टिकल भी किया होगा लैब में। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सब हम लोगों ने पढ़ी है। तो इसका क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी सबसे अद्भुत पृथक्करण तकनीक है तथा इसमें एक निश्चित अवस्था एवं एक गतिमान अवस्था के बीच वितरण द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग करना शामिल होता है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मिश्रण के घटकों को पृथक्करण, अलगाव, शुद्धिकरण तथा पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी को हमने बताया ना कि ये चीज़ किसी लिए यूज़ की जाती है। पहले तो पृथक्करण, अलगाव, सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो होता है एक मोबाइल फेस होता है, एक कांस्टेंट फेस होता है, दो फेस होते हैं। तो उसी में कुछ कंपाउंड या पदार्थ होते हैं, उनको अलग करने या उनके मिश्रण की जाँच पृथक्करण करने में मदद करता है क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने बताया इसमें दो होते हैं, मैंने बोला पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसमें पेपर की मदद से ये क्रोमेटोग्राफी का परफॉर्म यूज किया जाता है, जिसमें RF ये आपको पूछ सकता है रिटेंशन फैक्टर या फिर रिटार्डेशन फैक्टर, इसका आप फार्मूला बताइए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई या डिस्टेंस मूव्ड बाई सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन और अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन, ये फार्मूला आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद थिन लेयर मैंने बताया कि जो कि TLC जिसको बोलते हैं, ये एक सिंपलेस्ट और सिग्निफिकेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसमें जिससे सेपरेशन करते हैं कंपाउंड का। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ये भी आप लोगों को लैब में परफॉर्म कराया जाएगा। ठीक है, इसी तरह गैस तरल क्रोमेटोग्राफी है, GLC इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक ऐसा मेथड है जिसमें जो होता है हम किसी भी कंपाउंड का जो होता है डिटेक्शन कर सकते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जिस पर उस कंपाउंड पर कोई चार्ज रहे, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज रहे उसी कंपाउंड का, जैसे DNA हो गया, RNA हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, इन पर कोई अगर चार्ज रहता है तो उनका हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी जाना। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले इलेक्ट्रोफोरेसिस की डिफिनीशन क्या होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि इलेक्ट्रोफोरेसिस वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, जिस पर उसका हम सेपरेशन या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहलाती है। ठीक है, तो हमने ये फार्माकोग्नोसी का जो है हमने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।